नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चौथा चैप्टर फर्स्ट पेपर का, वो है कम्युनिकेशन। देखिए, अगर कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर्स की बात करें तो ये 4-5 हैं। बाकी 3-4 चैप्टर जो हैं आपके वो प्रैक्टिकल हैं, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, ये सारे कैलकुलेटिव हैं। इनको अगर एक बार थोड़ा सा देख लेंगे तो आप, अगर आता है बेसिक चीजें तो आप उसको जल्दी से कर लेंगे। लेकिन ये जो कुछ कॉन्सेप्टिव चैप्टर्स है, जिसका आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो फिर ये सारे क्वेश्चंस करना आसान हो जाता है, और अगर नहीं समझते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आइए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए कम्युनिकेशन के बारे में। देखिए, कम्युनिकेशन क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लें कि कम्युनिकेशन का जो टर्म है, यानी लैटिन वर्ड से, तो आज आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि आज के चैप्टर में क्या क्या ऑब्जेक्टिव होगा। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत मीनिंग, डेफिनेशन, बेसिक एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, बेनिफिट्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड फंक्शन, एवोल्यूशन, पर्सपेक्टिव एंड एलिमेंट्स एंड असर्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, ये सारी चीज पढ़ेंगे, है ना। एक एक करके आइए समझते हैं कि सबसे पहले ये तो मैं बताऊंगा ही कि लैटिन वर्ड से बना है, क्या इसका डेफिनेशन होता है, लेकिन उससे भी पहले ये समझना जरूरी होगा कि कम्युनिकेशन का आपके लिए क्या एप्लीकेशन होने वाला है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए ये क्यों फ्रूटफुल होने वाला है। दो पर्सपेक्टिव है। एक तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई जो नेट और जेआरएफ के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सीधे सीधे आने वाला है। स्टैटिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। ठीक। दूसरा है कि लाइफ लॉन्ग, जो ये लाइफ के लिए बहुत ही अप्लीकेटिव है। अगर आप एग्जाम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो उससे मतलब नहीं है, बट कम्युनिकेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड इन आवर डे टू डे लाइफ। ओके, क्यों? क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि बोलना इंसान जो है वही, हर व्यक्ति जो है बचपन में 2-1.5 साल 2 साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन कब, कहाँ, क्या, कैसे बोलना है, इसे सीखने में पूरी जीवन व्यतीत हो जाती है ना। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है कि आपको कब, कहाँ, क्या, कैसे बोलना है। और आज के लिए 21वीं शताब्दी के लिए कहा जाता है कि 21वीं शताब्दी में आज जो सबसे बड़ा हथियार है वो है कम्युनिकेशन, बड़ा स्किल है वो है कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन में कमांड कर सकता है वो किसी भी युद्ध में विजेता हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं। पहले देखो भाई, रामायण देखा है आपने? किसने किसने देखा है? कमेंट करके जरूर बताना। रामायण देखा है? उस समय धनुष देखा होगा आपने, है ना। धनुष का क्या आकार होता था? कुछ ऐसे ही आकार होता था, ऐसे ही। और धनुष से क्या होता था? तीर मारी जाती थी, और ये तीर या बाण, उसको कहें बाण, डिसाइड करता था कि भाई ये बाण कि क्या जीत पाओगे युद्ध कि नहीं जीत पाओगे, है ना। लेकिन आज ये वाणी डिसाइड करती है, वाणी। क्योंकि आज युद्ध से पहले देखते हो, युद्ध से पहले भी डिस्कशन किया जाता है, और युद्ध के बाद भले ही कुछ भी हो जाए, डिस्कशन या राउंड टेबल मीटिंग या ट्रीटी जरूर होती है। और उस ट्रीटी में वाण की नहीं, यानी हथियार की नहीं, बल्कि वाणी की यूज होती है। तो वाणी जरूरी है ना। तो मैं बस यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके बेसिक चीजों को समझे। शायद इससे क्या होगा कि हमें अपने कम्युनिकेशन पे एक बार रीथिंक करने की क्या होगा, मौका मिलेगा, और फिर हम अपने आप अलग अलग कंपोनेंट में सुधार करेंगे और एक बेहतर कम्युनिकेटर बन सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, मीनिंग क्या है। तो देखिए भाई, कम्युनिकेशन जो टर्म है वो लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से बना है। कम्युनिकेयर, कम्युनिकेयर से बना है, और जिसका मतलब क्या होता है लैटिन वर्ड का, वो है शेयर, टू शेयर, टू शेयर, या मेक इट कॉमन, मेक इट कॉमन। मेक इट कॉमन का मतलब सबको बता देना, स्पेशल नहीं रहने देना। नहीं होता गांव में, आप देखो कोई चीज किसी को ये कह के बता दो भाई, ये किसी और को मत बताना, वो बात पक्का हर कोई को पता चल जाती है। ये मतलब क्या हुआ, वो कम्युनिकेट हो गया, फैल गया, है ना। या शेयर करना, साझा करना, इसी को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। ठीक ना। चलिए, इसको अगर जनरली बात बोली तो लैटिन वर्ड था, उसके आधार पे क्या हुआ कि मतलब समझ गए। ठीक ना। दूसरा जो है, ये क्या है, एक्सचेंज है। बस ये क्या है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इमोशंस, है ना, इंफॉर्मेशंस बिटवीन द इंडिविजुअल्स। दो इंडिविजुअल्स हैं, है ना, वो दो हो सकते हैं या दो तरफ अधिक भी हो सकते हैं, बट दो साइड में जो एक्सचेंज होता है
किस चीज का, इमोशंस का, आइडियाज का, इंफॉर्मेशन का, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। गॉट इट, है ना। तो ये था कम्युनिकेशन। अब इसी को डिफाइन किया गया है अलग अलग। तो मैंने तो एक डेफिनेशन बता दिया कि कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड इमोशंस टेक्स प्लेस, है ना। लेकिन अब जैसे ऑक्सफोर्ड ने क्या कहा, है ना, लिटिल ने क्या कहा, या इसके टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, हायर डेफिनेशन क्या है, ऐसे बहुत सारे आपको किताब में लिखे हुए मिलेंगे, है ना। तो मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किताबों में जो किताबी भाषा लिखा आप उसको एक बार पढ़ लेना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसने क्या कहा है ये पूछा जाता है, तो आप वहां पे कर लो। मतलब अगर आप समझ रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी टिक करने में। तो अगर हम बात करें ऑक्सफोर्ड की बात, तो ऑक्सफोर्ड जो है उसी डेफिनेशन को अपने शब्दों में उसने बोल दिया है। क्या बोला है कि भाई ये प्रोसेस है एक्सचेंज करने का, कैसा है, प्रिसाइज है ना, और क्या है, कॉम्प्रहेंसिव है, और क्या है, और एकेडमिक ओरिएंटेड मैनर है, ओरिएंटेड मैनर। भाई साहब इसने बस ये बोल दिया कि कम्युनिकेशन क्या है, एक्सचेंज का ही एक प्रोसेस है, लेकिन वो कैसा प्रोसेस है, प्रिसाइज है, संक्षिप्त है, कॉम्प्रहेंसिव है, ऐसा जो समझ में आ जाए, कंप्लीट हो, और एकेडमिक मतलब जो शिक्षित लोग जो है, ओरिएंटेड मैनर में, मतलब कैसे बात करना चाहिए, किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, एक पूरी जो कंप्लीट डेफिनेशन देने की कोशिश किया है ऑक्सफोर्ड ने। ऐसे लिटिल का है, टेक्निकल है। अब भाई जो जैसा डेफिनेशन देगा वैसे टर्म्स का इस्तेमाल कर देगा, सीधी सी बात है। ऑक्सफोर्ड आप समझ ही रहो, शिक्षण संस्थान, तो वो शिक्षित शब्दों का इस्तेमाल करेगा, है ना। उसी तरह से टेक्निकल की बात करेंगे तो सीधी सी बात है कि ये कहेगा कि कोई एक सोर्स होगा, है ना, ये एक्सचेंज ऑफ मैसेज है फ्रॉम द सोर्स टू द रिसीवर थ्रू द ट्रांसमीटर, ऐसा ये डेफिनेशन है बस। तो क्या लगता है, याद करने की कोई जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है। बस आप एक बार अगर आपने समझ लिया कि कम्युनिकेशन नथिंग, इट इज जस्ट एक्सचेंज प्रोसेस बिटवीन द इंडिविजुअल्स, है ना, जिसमें से एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, एक मैसेज होगा, और एक मीडियम होगा जिसको हम चैनल कह सकते हैं, और कॉम्प्लीमेंट में फीडबैक होगा। तो ये कुछ चीजें हैं, और उसी को अलग अलग शब्दों में जो कह दे, अब जैसा डिफरेंशिएट, टेक्निकल कहें, डिजिटल कहें, जो भी कहें, वो उस तरीके से अपना बस शब्दों का सिलेक्शन करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको अब इसमें कोई बात बच गई। तो मीनिंग कंप्लीट हो गया, डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। तो इसको हम थोड़ा इरेज कर लें ताकि आपको लगे कि आपके स्क्रीन पे अब कम चीजें बची है ना, उसको रिमूव करते चले जाए कि अब जो बचा है वो क्या है, बेसिक एस्पेक्ट। अभी मैंने कहा जो इंपॉर्टेंट चीज क्या था कि भाई शब्दों पे मत जाइए आप। डेफिनेशन चाहे कोई किसी ने कुछ भी दिया हो, लेकिन उसमें जो बेसिक एस्पेक्ट है वो 4S मिलेगा। 4S को याद रखने के लिए मैंने 4S कर दिया। जैसे सेंसेस, जो भी आप एक्सचेंज कर रहे हो उसमें आप अपने सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करोगे, है ना, तो सेंसेस का इस्तेमाल करोगे। साइन एंड सिंबल, जो भी भाषा होगी यानी जो मैसेज दोगे वो किसी मीडियम में दोगे तो उसमें साइन एंड सिंबल का प्रयोग करोगे। अब साइन और सिंबल क्या है भाई, तो साइन एक स्पेसिफिक रियलिटी है। स्पेसिफिक रियलिटी का मतलब कि कोई, जैसे मान लीजिए जैसे मैंने साइन बना दिया, ये साइन ये पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बना दिया, ठीक है ना, तो ये स्पेसिफिक रियलिटी, कहीं भी ऐसा दिख जाएगा तो समझ जाएंगे कि अच्छा ये, है ना। आप देखते हो जैसे जेंट्स के लिए अलग होता है, और अगर फीमेल है तो ऐसे बस बाल लगा दिए और ऐसे ये फीमेल हो गया। तो ये जो स्पेसिफिक उसका जो रिप्रेजेंटेशन है ना रियलिटी का, उसी को साइन कहते हैं। सिंबल क्या है फिर आखिर, तो सिंबल क्या है, एक सोशली एक्वायर्ड नोशन है। एक्वायर्ड नोशन का मतलब एक मीनिंग है कि हाँ ये समाज में इस तरीके की बातों को ऐसे मान लिया गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है बड़े स्तर पे, तो उसी को सिंबल कहते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि व्हाइट कलर जो है शांति का प्रतीक है, और अगर वस्त्र हो जाए तो ये सुख का प्रतीक हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि हम अपने कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि बोल करके ही हम कम्युनिकेट करते हैं, हम अपने हाव भाव, जेस्चर, पोस्चर्स, है ना, ड्रेस, ये सारी चीजें हमारे एक्सप्रेस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बॉडी लैंग्वेज एक्सेट्रा। तो हम जो ड्रेस भी पहनते हैं ना, उसका भी एक अपना कम्युनिकेशन होता है। तो मान लीजिए कि किसी के हम पार्टी में गए हों और हम वहाँ व्हाइट ड्रेस पहन के चल गए सोग वाले ड्रेस में, तो क्या होगा, हम ये दिखाएंगे कि हम उसमें बहुत पार्टिसिपेट नहीं है, एक गलत मैसेज जाएगा, ठीक ना, हम गलत कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से जो साइन एंड सिंबल का प्रयोग करेंगे ही करेंगे,
उसके बाद देखिए सफिशिएंट या इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हम कम्युनिकेशन करेंगे वो सफिशिएंट करेंगे, इफेक्टिव करेंगे, यानी जो हम पहुंचाना चाह रहे हैं, जो हम यहाँ से पहुंचाना चाह रहे हैं वही चीज यहाँ तक पहुंचे। यानी कि हम यहाँ से मान लीजिए कि हम पूरा एक लाइन बताना चाह रहे थे और यहाँ एक वर्ड ही गया हो, ठीक, यही समझ पाया हो। एक लाइन में से अगर वो 4 वर्ड का एक लाइन होगा और ये सीधा सीधा क्या एक ही वर्ड समझ पाए, ऐसा नहीं, मतलब चारों का चारों वर्ड इसे समझ में आ जाए, कंप्लीट मीनिंग समझ में आए, उसी को इफेक्टिव या सफिशिएंट कम्युनिकेशन करते हैं। और वो कैसे कंफर्म होगा कि भाई हमने जो कहा वो पूरी तरह से समझ में आ गया कि नहीं। फीडबैक, भाई इसने अगर बोला कि मैंने 4 इंफॉर्मेशन दिया और ये बोलेगा कि हाँ भाई सही में मुझे 4 इंफॉर्मेशन मिल गया, तब जाकर के ये कंप्लीट हो गया और ये फीडबैक की मदद से ही होगा। और एक है शिफ्ट। शिफ्ट में हम इसलिए एस का, क्योंकि मॉडर्न कम्युनिकेशन, भाई आपको जैसा मीडियम या जैसा कम्युनिकेशन का मेथोलॉजी या मेथड्स अवेलेबल होगा एफिशिएंट बनाने के लिए, वो उसको अडेप्ट करना होगा, उसको समझना होगा, है ना। जैसे आज के समय में मॉडर्न कम्युनिकेशन में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल, है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसको अगर आप नहीं समझ रहे हो तो कम्युनिकेशन तो आ रहा है लेकिन आप उसको सही से समझ नहीं पाओगे, डिकोड नहीं कर पाओगे, तो इसलिए ये जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये चारों एस्पेक्ट जो है आपको किसी भी कम्युनिकेशन में आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिखेंगे। ये 4 पहलू कहीं भी कम्युनिकेशन होगा इसमें 4 चीज शामिल रहेंगे। कौन कौन? सेंस, ऑर्गन्स यानी सेंसेस, दूसरा आपका क्या होगा साइन एंड सिंबल, तीसरा क्या होगा सफिशिएंट कम्युनिकेशन यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो भी कहिए कंप्लीट कहिए, है ना, सफिशिएंट कहिए, है ना, सफिशिएंट समझिए। दूसरा लास्ट में शिफ्ट। शिफ्ट मतलब जैसा कम्युनिकेशन का एनवायरनमेंट हो, जो बेस्ट एफिशिएंट चैनल हो या फिर मेथड हो, उसको अपना करके हम अपना कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये 4 हो गया, तो ये भी खत्म हो गया। चलिए इसको भी इरेज कर देते हैं। चलिए तो बेसिक एस्पेक्ट भी हो गया, अब हम लोग बात करेंगे फीचर्स की। चलिए जैसे जैसे स्पेस खत्म हो रहा है ना, ये बस ट्रांसफर हो रहा है। ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड पे पहले इतना था, जैसे नहीं होता नॉलेज, इतना नॉलेज था और आपका जो ब्रेन है वो यहाँ पे, तो ये ट्रांसफर हो रहा है, धीरे धीरे इधर बढ़ता जाएगा आपके दिमाग में और यहाँ से धीरे धीरे घटता जाएगा, ऐसे होता है। यानी क्या हो रहा है, ये भी एक कम्युनिकेशन ही हो रहा है, जो हम आपको कम्युनिकेट करके जो यहाँ नॉलेज है वो आपके अंदर आपके ब्रेन तक ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बोर्ड पे कम हो रहा है और मैं होप कर रहा हूँ कि आपके ब्रेन में यानी आपके कॉन्सेप्ट में इंक्रीज हो। ठीक, चलिए अच्छी बात है, आप बने रहेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा ही आपके ब्रेन में। चलिए अब फीचर्स की बात करें। फीचर्स क्या है? फीचर्स जैसे देखिए कोई भी सामान आप लेते हो, सपोज कि आप एक कोई फोन ले लिए, मोबाइल फोन, तो जब मोबाइल फोन लेते हो तो उसमें डब्बे पे देखो कई सारे फीचर्स लिखे होते हैं। अब भले उसका इस्तेमाल करो या ना करो, जानो या ना जानो, लेकिन आप अगर जानते हो तो उसकी जरूरत पड़ने पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इतने सारे फीचर्स और उसका इंडिकेशन लिखा रहता है कि इसका ये मतलब है, इसका इस बटन का ये मतलब है, इस कैमरे का ये मतलब है, यहाँ माइक है, बहुत सारी चीजें लिखी रहती है। तो वैसे ही ये जो कम्युनिकेशन है उससे से संबंधित कई सारे फीचर्स जो हैं उसमें या उसमें ऐसे इंक्लूडेड हैं जो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो और अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हो। ठीक ना, चलिए कौन कौन है देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या है? कंटिन्यूअस मतलब निरंतर, डायनेमिक्स मतलब चेंज होने वाला। कैसे? अब मान लो एक व्यक्ति बोल रहा है, ठीक, अब सामने वाला व्यक्ति जो है उसका जो फीडबैक है, उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, उसके आधार पे वो क्या करेगा, अपने बोलने का स्टाइल को चेंज करेगा। सपोज मेरे सामने अगर आप हो और अभी तो कमेंट करोगे तो मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए आप क्लासरूम में हो तो मैं आपके चेहरे के जेस्चर्स को समझते हुए मैं अपने स्टाइल को, टोन को, है ना, वर्ड्स को मैं क्या करूंगा, चेंज करता रहूंगा। तो ये कम्युनिकेशन में हमेशा करना होता है और एक अच्छे कम्युनिकेटर ये जरूर करते हैं। दूसरा ऑल परवेसिव होता है, व्यापक होता है। ये व्यापक, परवेसिव का मतलब होता है व्यापक। मतलब क्या कि भाई साहब ये कम्युनिकेशन ना ओपन है, आपको कब क्या कैसा, अब जैसा इन्वायरमेंट होगा उसी के अनुसार आपको बोलना पड़ेगा, जैसा सीन हो जाएगा उसके आधार पे आप शब्द सिलेक्शन करना पड़ेगा, है ना, किसी को बोलना होगा। तो इस तरीके से ये व्यापक हो जाता है। 2 वे प्रोसेस है, अगर हम 2 लोग बात कर रहे हैं या 2 तरफ कोई बात कर रहा है तो इधर से भी होता है और इधर से भी, यानी 2 वे है।
ये वन वे नहीं है कि हमने एक बार बोल दिया कहानी खत्म। जब तक सामने वाले से कंफर्मेशन नहीं मिलेगा हम कैसे समझेंगे कि हम जो वहां तक शेयर करना चाह रहे हैं वहां पहुंचा या पहुंचा भी तो सही सही पहुंचा या नहीं। तो ये टू वे प्रोसेस है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कॉन्टेक्स्ट एंड रिलेशनशिप इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप बात कर रहे हो, सपोज कि जो भी बात हो रही है दो व्यक्तियों में, तो ये डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, और दूसरा रिलेशनशिप कैसा है ना। देखिए रिलेशनशिप कैसा है इस पे मैटर करता है कि कम्युनिकेशन कैसा होगा। अब आइए समझाते हैं। मान लीजिए कॉन्टेक्स्ट क्या हो, कोई ना कोई तो कॉन्टेक्स्ट मिलना चाहिए ना जिसपे बात होगी। तो सपोज आईपीएल चल रहा है, आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल एक कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब दो व्यक्ति, मान लीजिए कि ये दो दोस्त हो गए, ये भी बॉय है राम और ये भी श्याम, और दोनों इंटरेस्टेड है, दोनों दोस्त है। तो दोस्ती में ये जब बात करेगा तो उन शब्दों का, उस स्टाइल का इस्तेमाल करेगा जो दोस्तों में चलता है, उस तरीके से बात करेगा। हंसते बोलते हैं, देहाती मगी भोजपुरी सब लगा के, देखा था बोलेगा ऐसे, राम बोलेगा श्याम से, देखा था कैसे खेला था, वो देखा एकदम बोलवा के एकदम पकड़ ले, तो इस तरीके से बोलेगा। लेकिन अगर यही बात राम के जगह श्याम कोई और सीनियर आ जाए, तो सीनियर अगर आ जाएगा तो अब जो श्याम का जो रिलेशनशिप है वो बदल गया। कॉन्टेक्स्ट सेम था आईपीएल का, लेकिन अब इनके बात करने का जो स्टाइल होगा, तरीका होगा, बदल जाएगा। अब वो अपने तरीके से नहीं बोल पाएगा, है ना। तो अब वो अच्छे से बोलेगा क्योंकि सीनियर से बोल रहा है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्टेक्स्ट एंड रिलेशनशिप का क्या होता है, रोल होता है। कैसा, जैसा कॉन्टेक्स्ट वैसा रिलेशनशिप, जैसा रिलेशनशिप उस तरीके की बात होती है। चलिए तो समझ लिए ना। हम लोगों को भी अपने लाइफ में कम्युनिकेशन करते समय ध्यान रखना है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं और किस तरह के रिलेशनशिप में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सिमेट्री और कॉम्प्लीमेंट्री कम्युनिकेशन होता है। तो भाई देखिए अगर बराबर बातें चल रही, हम ऐसे मोड में बात कर रहे हैं कि दोनों 50-50%, ये जितना बोलेंगे उतना हम बोल सकते हैं, है ना भाई। तो ये जो बात होगी वो क्या होगी, सिमेट्री बात होगी। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगी, कहीं ज्यादा है। भाई ये इन्होंने बोला आपको बस कॉम्प्लीमेंट देना है, ज्यादा नहीं बोल सकते उससे ज्यादा, बस हाँ ना सही गलत, है ना। अक्सर आजकल जो मान लीजिए रिलेशनशिप है, तो अगर जिसमें बराबरी की है तब तो ठीक है। जैसे मान लीजिए देखिए शादी ब्याह हो जाता है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि जब तक कि फ्रेंडशिप में है ना, तब तक कॉम्प्लीमेंट्री कम्युनिकेशन होता है, चाहे जो हो। अगर इनकी डोमिनेशन है तो ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इनका डोमिनेशन है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री में रहते हैं। लेकिन जब देखिए शादी विवाह के बाद जो कम्युनिकेशन होता है वो बिल्कुल सिमेट्री हो जाती है, जितना वो बोलेंगे उतना वो बोलेंगे, है ना। यहाँ भी डोमिनेशन हो जाता है। या फिर आप कह रहे होंगे कि नहीं सर ऐसा नहीं है, आजकल क्या है कि भाई यहाँ भी डोमिनेशन हो जाता है। डोमिनेशन क्या हो जाता है कि अब ज्यादातर अगर ये डोमिनेंट हो गए तो ये बेचारे कॉम्प्लीमेंट ओनली करते हैं कि हाँ सब्जी लाना है तो हाँ बस लाना है, नहीं लाना है तो नहीं लाना है। तो ये सारी चीजें जो है आपको समझना है कि किस, कहाँ पे आपकी सिमेट्रिक कम्युनिकेशन हो रही है, कहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, बस आपको ध्यान आकर्षण करने के लिए, बाकी आप सब समझदार हो, कम्युनिकेशन ही तो कर रहे हो आप लोग। चलिए नेक्स्ट है कॉमन लैंग्वेज। भाई लैंग्वेज कॉमन होना जरूरी है, ऐसा नहीं हो कि दो लोग मिल गए। आजकल ऐसा होता है, आजकल सोशल साइट का जमाना है, पता चला फेसबुक से मिल गए, है ना, दोस्ती हो गई। अब ये बेचारा इंडियन है और इनको चाइनीज मिल गए। अब इन दोनों बात तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ अगर इंग्लिश इनको दोनों को समझ में आती है तब तो बात आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर इनका भाषा कॉमन नहीं हुआ, ये चाइनीज बोल रहे हैं और ये इंडियन बोल रहे हैं, तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है और उसमें कॉमन लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है। तो कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन तभी होगा जब लैंग्वेज कॉमन होगा। चलिए मीटिंग ऑफ माइंड, देखिए भाषा मिलना तो साथ साथ मन का मिलना बहुत जरूरी है। नहीं तो मन का मिलना नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। कैसे, देखिए मान लीजिए भाई दोनों हैं, अब चाइनीज का ही उदाहरण दे ले, ये इंडियन है और इधर जो है चाइनीज है, ठीक। अब भाषा तो मान लीजिए दोनों को इंग्लिश आती है, लेकिन बात हो गई इनकी मन मिलने की। अब पता चला कि इन्होंने पक्ष ले लिया चाइनीज का, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछ दिया कि डू यू थिंक चाइना इज एरोगेंट कंट्री।
है ना। ऐसा अगर मान लीजिए क्वेश्चन कर दिया इन्होंने इंडियन ने, अब चाइनीज अगर मान लीजिए इनके मन से मिल रहा है कि नहीं आप सही कह रहे हो, आप सही सोच रहे हो, तब तो आगे दोस्ती बढ़ेगी, बात बढ़ेगी, कम्युनिकेशन भी होगा। लेकिन अगर इन्होंने कहा कि नहीं भाई अपनी चाइनीज कंट्री को प्रमोट कर दिया, बोले कि नहीं सॉरी यू आर रॉन्ग, है ना, इंडिया इज एरोगेंट कंट्री, अगर ऐसा इन्होंने बोल दिया तो फिर क्या हो गया, उसी दिन ब्लॉक, भाई ये चाइनीज की बात करता है। इस तरीके से मन नहीं मिला तो भी कम्युनिकेशन क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो भाई ये भी चीज है। अब नेक्स्ट है सब्सटेंस। भाई बात होने के लिए सब्सटेंस होना चाहिए ना, कोई टॉपिक होना चाहिए ना। देखिए जब बात शुरू होती है तो लोग कैसे शर्माते हैं, कहते हैं कुछ तो शुरू करो भाई, कुछ तो बात छेड़ो। तो ये जो बात छेड़ने वाली बात होती है ना, कि दो लोगों के बीच में बात करने के लिए जब कुछ नहीं होता तब पूछते हैं, है ना, खाना ही कैसा था, है ना, मौसम ही कैसा है, तो भाई कुछ तो कॉन्टेक्स्ट होनी चाहिए बात के लिए, तो इसलिए सब्सटेंस होना चाहिए। तो इसलिए मैटर क्रिएट कर लेते हैं जब भी बात होती है। तो फिर जेस्चर्स क्या होता है भाई, जेस्चर और पोस्चर, देखिए यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जेस्चर्स का मतलब होता है हाव भाव, जो आपके हाव भाव आपके फेस से, आपके मूवमेंट से, जो बॉडी मूवमेंट है उससे एक्सप्रेस होता है। अब जैसे मान लीजिए सीधी सी बात, ये मान लीजिए इनको कहें कि वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, अगर इन्होंने इनसे पूछा और इनका चेहरा स्माइली हो गया, तब तो ये क्या हो गया, मतलब यस ग्रीन सिग्नल मिल गया, कॉफी चलेगा। लेकिन अगर इनका चेहरा ऐसे हो गया, ऐसे के बजाय ऐसे हो गया, तो क्या मतलब, नो सिग्नल, मतलब चाय नहीं चलेगा भाई, कॉफी नहीं चलेगा, कुछ और की डिमांड है ना। तो ये जो जेस्चर्स है इससे भी पता चलता है, जरूरी नहीं कि शब्दों से बोला जाए कि यस या नो, इसलिए आप लोग समझिए। इसीलिए कम्युनिकेशन पढ़ना जरूरी है कि भाई साहब आपको हर चीज शब्दों में या वर्ड में नहीं कही जाएगी कि क्या चीज चाहिए क्या चीज नहीं चाहिए, ये एक्सप्रेशन समझना पड़ेगा, ठीक। तो इसलिए जेस्चर्स, साथ ही पोस्चर्स। पोस्चर क्या होता है, पोस्चर्स का मतलब होता है पोजीशन ऑफ बॉडी, कि आप किस पोस्चर में हो, जैसे बैठे किस मोड में हो, सोए किस मोड में हो, खड़े किस मोड में, सबका अपना अपना क्या होता है, एक उसका भी मीनिंग होता है, हर पोस्चर्स का मीनिंग होता है। और मान लो किसी को आप कह रहे हो कि चलो घूमते हैं, है मौसम अच्छा है घूमने चलते हैं, अब वो बेचारा है ना बैठा हुआ था ऐसे, अगर वो बैठे हुए पोजीशन में था और अगर चलने के नाम से वो खड़ा हो जाए तो क्या मतलब, ग्रीन सिग्नल हो, पोस्चर चेंज हुआ। लेकिन अब बोले और वो पीछे बैठ जाए टेक लगा के चेयर पे, क्या अच्छा मौसम तो ठीक है लेकिन सोच रहे हैं, अब क्या है इसका मतलब, अगर वो टेक लगा के और बैठ जाए तो फिर इसका मतलब है कि मन नहीं है घूमने का। तो ये सारे गेस्चर पोस्चर्स, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक। चलिए मुझे लगता है कि आप कह रहे होगे मन में कि आप पढ़ा रहे हो, हम लोग तो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशंस और विद इन कॉन्टेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है दो चीज, कि भाई देखिए फीचर्स में एक है कि आपको डिफरेंशिएशंस भी होना चाहिए, हर बार एक ही जैसे, या आपको जैसा जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा, जैसा आपका कॉन्टेक्स्ट होगा, जैसा आपका इवन इमोशनल एटीट्यूड होगा, इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए आपको कम्युनिकेशन करना होता है और उसमें अपने डिफरेंशिएशन करना होता है। आपने कम्युनिकेशन में मान लीजिए कभी बोल के कर सकते हैं, कभी लिख के कर सकते हैं, कभी मैसेज से कर सकते हैं, कभी इशारा कर देते हैं, तो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से कहेंगे तो उसका इम्पैक्ट कुछ और ही होता है। तो ये डिफरेंशिएशन भी जरूरी है ना। चलिए कभी मैसेज हो सकता है ना, कभी चैट हो सकता है, कभी इशारा ही काफी है। चलिए नेक्स्ट अगर हम विद इन कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो जो भी बात होती है, जब भी कोई कॉन्टेक्स्ट हो, मान लीजिए है ना बात चल रही है और यहाँ कॉन्टेक्स्ट है कुछ और आप बात करने लगे कुछ और की, बात चल रही थी, तो इसीलिए कॉन्टेक्स्ट हमेशा विद इन, बात हमेशा विद इन कॉन्टेक्स्ट होनी चाहिए। मान लीजिए चल रहा है कि क्लास में आज क्या पढ़ाया गया, ये डिस्कशन ऑफ टॉपिक है दो लोगों के बीच में कि क्लास में आज क्या लर्निंग हुई, क्लास की लर्निंग के बारे में। और क्लास की लर्निंग से बच्चा जो है भटक के पहुंच जाए कि अच्छा वो कौन थी, तो भाई ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन का सत्यानाश हो जाएगा। तो ये चीजें जो है ध्यान रखना है कि जब भी बात हो या विद इन कॉन्टेक्स्ट हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा उदाहरण से कि भाई एक कम्युनिकेशन में कौन कौन से फीचर्स होते हैं और उसका कब कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक। अब एक टर्म आप देख रहे होंगे कि मैंने लिखा एडजेंसी पेयर, एडजेसेंसी, है ना, एडजेसेंसी पेयर क्या होता है।
भाई साहब ये एक टर्म है जिसका मतलब हमें लगता है समझ जाना चाहिए। देखिए पेयर का मतलब ये है कि जोड़ा, है ना। और ये एडजेसेंसी पेयर का मतलब कि अगर किसी ने कुछ बोला पहले, एक्शन यानी एक्शन इन स्पीकिंग, तो कुछ रिएक्शन भी मिलना चाहिए, है ना। ये एक्सपेक्टेड है कि ऐसा एक्शन का ये रिएक्शन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसी पेयर को हम एडजेसेंसी पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेसेंसी पेयर कहते हैं, ठीक ना। और ये आप सबको पढ़ना होता है सोशियो लिंग्विस्टिक पार्ट में कि किस वर्ड का क्या रिलेशन होता है और कब कहाँ इसका इस्तेमाल होना चाहिए। ये सोशियो लिंग्विस्टिक स्टडी में इन सब चीजों को पढ़ा जाता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे अगर किसी ने सामने से आकर बोला हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, हाउ आर यू शॉर्टकट में, तो आपका रिएक्शन बनता है ना कि यस हेलो आई एम फाइन, आई एम फाइन, या जो भी आई एम नॉट फाइन। अगर आपने ये रिएक्शन नहीं दिया तो पता चला कि आज दिन भर कम्युनिकेशन खत्म। तो ये एक्सपेक्टेड है कि अगर आप सामने से हेलो हाउ आर यू पूछा गया तो एक्सपेक्टेड कि यस आई एम फाइन, या आपसे पूछा जाए हेलो, ठीक है, हाउ आई एम लुकिंग, हाई हाउ आई एम लुकिंग, अगर ये सवाल पूछा गया है आपसे तो इसका जवाब कॉम्प्लीमेंट्री मिलना ही चाहिए कि यस यू आर लुकिंग जॉर्जियस। तो ये जो चीजें है ना, जवाब नहीं मिलेगा तो समझ सकते हैं, तो एडजेसेंसी पेयर टूटनी नहीं चाहिए। तो यही बस पेयर है। चलिए ये भी हो गया। जैसे आप चलते फिरते बोलते हो नमस्कार, तो नमस्कार का जो है ना, जैसे खुश रहो बोलना होता है गांव के भाषा में, या प्रणाम जैसे हम बोलते हैं तो सामने से या तो प्रणाम आना चाहिए और नहीं तो खुश रहो की रिप्लाई मिलना चाहिए। नहीं अगर मिलता है तो पता क्या समझ लिया जाता है कि वो मुझसे नाराज है, या फिर हो सकता है सामने से अगली बार वो प्रणाम करे ही ना क्योंकि भाई खुश रहने के लिए बोला ही नहीं। तो ये सारी चीजें जुड़े हुए हैं, तो उसी को एडजेसेंसी पेयर करते हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने फीचर्स को भी खत्म कर दिया। चलिए ये भी खत्म हो गया भाई साहब, बहुत कुछ सीख लिए ना। अब बोर्ड पे आपके सामने बस कुछ ही चीजें लिखी हुई है जिसको हम समझ लेंगे तो पहला पार्ट खत्म हो जाएगा आज हमारा। भाई बेसिक कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया। अब हम लोग बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या होता है। भाई कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स कोई पूछेगा आपसे तो क्या आप बताएंगे? भाई बेनिफिट ही बेनिफिट है ना, बेनिफिट ही बेनिफिट है। लेकिन इसमें एक बात है जो, एक नाम देखिएगा, ध्यान नहीं आ रहा है इसमें एंड्रो मैस्लोव करके ये कोई है, देख लीजिएगा भाई साहब, मैस्लोव करके या कुछ ऐसा नाम है मैस्लोव करके, जिसने एक पेपर थ्योरी दी थी और उसमें लिखा था कि मोटिवेशन ऑफ ह्यूमंस, ऐसा कुछ पेपर प्रेजेंट किया था और उसमें उसने शो किया कि भाई कम्युनिकेशंस के जो मोटिवेशंस हैं यानी बेनिफिट्स हैं वो क्या, अच्छा मैंने लिखा ही है, अब्राहम मैस्लो, देखिए नाम याद नहीं आ रहा था, अब्राहम मैस्लो 1943 में एक पेपर लिखा अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, है ना। तो उसने कहा कि ये 5 चीजें, ये जो मैंने एरो बनाए हैं, ये 5 मोटिवेशंस का कारण बताया कि और फायदा बताया कि ये बेनिफिट होता है कम्युनिकेशन का। अब क्या है भाई ये 5 चीजें मैं लिखा हूं, और ये एरो मैंने ऐसा क्यों, उसमें देखिए सिर्फ 5 ऐसा लाइन लिखा हुआ, लेकिन मैंने क्या किया कि इसको इस तरीके से बताया क्योंकि उसने ऑर्डर वाइज कहा है कि कम्युनिकेशन का जो बेनिफिट होता है फ्रॉम लोअर टू हायर वन, इस तरीके के 5 उसने पॉइंट बताए। कौन कौन देख लेते हैं। उसने बताया सबसे पहला फिजियोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड कि इंसान का कम्युनिकेशन का पहला बेनिफिट ये है कि उसकी जो फिजियोलॉजिकल नीड है वो पूरी हो जाती है। जैसे हमारे फिजिकल बॉडी से या इमोशन से, जो जैसे भूख लगा, तो भूख लगा तो हम कैसे बचपन में याद करिए, है ना, भूख लगता था मम पिएंगे या कुछ इशारा करते थे जो बेसिक, या रोज आते थे, सीधी सी बात, भैया बच्चा क्या करता है जैसे ही भूख लगा रोना शुरू, समझ जाते थे कि इसको दूध चाहिए। तो ये फिजियोलॉजिकल नीड जो रोना है वो कहीं ना कहीं पहले, सबसे पहले किससे शुरू हुआ, फिजियोलॉजिकल नीड से। बच्चा आगे बढ़ा हुआ, ठीक है, बच्चा आगे बढ़ा तो अब वो बोलना शुरू करता है, अपने कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करता है, किस लिए, तो इनके अनुसार कि सेफ्टी के लिए, भाई सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए, है ना। अब जैसे देखो, याद करो अपने बचपन को, कहीं से भी हम जा रहे हैं और कुत्ता सामने आ गया, कुछ समझ नहीं तो रोने लगते थे, चिल्लाने लगते थे, क्योंकि भाई कोई बचाओ, कोई तो सुनो हमारी आवाज को और बचाओ। तो ये जो रोना या उसके लिए चिल्लाना जो है वो भी सेफ्टी के पर्पज से ही क्या हुआ कि हम
बोलते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, भागो बचाओ बचाओ, जल्दी सीख जाते हैं, है कि नहीं? या मम्मी मम्मी पापा पापा करना शुरू कर देते थे। फिर उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग्स, जो भी हमारे इमोशन होता है या हमारे आसपास बिलोंगिंग्स होते हैं, बिलोंगिंग्स जो हमारे अपने परिवार होते हैं, उनके लिए हम बोलना शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले याद करिए, कोई मम्मी बोलना शुरू करता है, कोई पापा बोलना शुरू करता है, कोई नाना बोलना शुरू करता है। तो ये जो है हम अपने सबसे अपने अपने खास लोगों को, अपने प्यारे लोगों का, अपने उन्हीं का नाम पहले याद होता है, उनको हम डिनोट करने शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, उन्होंने ये बताया कि भाई लव एंड बिलोंगिंग्स तीसरे फेज में है। इसके बाद अगर हम जो बोलते हैं अपने लाइफ में किस चीज के लिए बोलते हैं, तो हम अपनी स्टीम या नीड के लिए बोलते हैं। स्टीम का मतलब होता है मान सम्मान या जरूरत के। हम जो भी बोलते हैं उसके बाद हम जरूरत के अनुसार अपने कम्युनिकेशन को एक्सपैंड करते हैं, यानी हम जो बोलते हैं ना अपनी जरूरत के लिए बोलना शुरू करते हैं। ठीक, जब हम क्लास में स्कूल में आ जाते हैं, वहां हम किसी से पेन मांगना हो, किसी से कहना हो, तो ये सारी चीज जरूरत है, और जरूरत के लिए फिर हम बोलना शुरू करते हैं। और फिर इन्होंने पांचवा जो बताया कि भाई अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, या इसी को आप दूसरा टर्म दे सकते हो सेल्फ एक्सप्रेशन। जो भी आपके दिमाग में थिंकिंग आती है, थॉट्स आते हैं, इमोशंस आते हैं, उसको आप एक्सप्रेस करते हो। तो आप इस लेवल पे जब बोलना शुरू कर देते हो तो आपका सेल्फ एक्सप्रेशन हो जाता है। तो इस तरीके का 5 फेज अलग अलग उन्होंने फ्रॉम लोअर टू हायर बताया। किसने भाई साहब? इनका नाम था अब्राहम मैस्लो, है ना, याद रखिएगा अब्राहम मैस्लो। ये पूछ देता है एग्जाम में कि अब्राहम मैस्लो जो है वो कितने फेज में बताया या किस स्टेज में कौन सा बताया। तो याद रखिएगा फिजियोलॉजिकल सबसे पहले जरूरत बेसिक, उसके बाद सेफ्टी, उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग्स, उसके बाद स्टीम एंड नीड, एंड लास्ट जो है जिसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ एक्सप्रेशन, जो हमारे इमोशंस आइडियाज है ना, इंफॉर्मेशन को उसको शेयर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन बाद में यही कहा गया कि भाई ऐसा थोड़ी होता है कि हम बिल्कुल ऑर्डर वे में बोलते हैं। कम्युनिकेशन तो परवेसिव है ना। मान लीजिए किसी को नीड पहले हो गई है, एक्सप्रेशन पहले करना होता है, तो ऐसा कोई फिक्स ऐसे रो में नहीं है कि ये ऐसे बढ़ता ही जाता है, ऐसा नहीं होता। वो मल्टीपल टाइम्स होता है, एक ही बार में किसी तरीके से अलग अलग, यानी ऑल राउंड कम्युनिकेशन होता है। तो उस तरीके से फिर हम कम्युनिकेशन के जो बेनिफिट हैं वो जनरलाइज वे में अगर हम पढ़ें तो कई बेनिफिट हैं कम्युनिकेशन से। आप सोच लीजिए कम्युनिकेशन नहीं होता तो फिर हम कैसे एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाएंगे, है ना। अब कम्युनिकेशन का मतलब यही नहीं कि भाई बात हो, बात ही सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है ना, इशारे भी है ना, बिना बात का भी, मतलब आप शब्द का, हम लोग अक्सर क्या करते हैं ना, वर्बल कम्युनिकेशन को ही कम्युनिकेशन समझते हैं, लेकिन हम जो नॉन वर्बल होता है उसको नहीं समझते, जबकि ऐसा नहीं है। वर्बल का रोल तो बस 30% ही है, 70% आपका कम्युनिकेशन तो नॉन वर्बल होता है। और ये कम्युनिकेशन नहीं होता तो एक दूसरे को कैसे समझते हैं, कैसे एक दूसरे के फीलिंग्स को समझते हैं, दूसरे के आइडियाज को समझते हैं, कैसे होता है ना। ऐसा नहीं है कि हम ही लोग कम्युनिकेट करते हैं, जानवर भी कम्युनिकेट करते हैं। तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं सब कम्युनिकेट करते हैं अपने तरीके से। अलग बात है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल इतनी स्ट्रांग नहीं कि हम सबके समझ पाए। ठीक, तो ये वाली बात हो गई, तो हम इनको मिटा देते हैं। अब हम लोग जो समझते हैं कि जनरल बेनिफिट ऑफ कम्युनिकेशन, जनरल बेनिफिट, ठीक ना। 5 बेनिफिट हम लोगों ने अब्राहम मैस्लो के अनुसार जो देखा वो तो देख लिया। अब जो जनरल है वो क्या है, उसमें देखिए सबसे पहला जो हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन। भाई कम्युनिकेशन के माध्यम से हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो पहला जो है एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है, क्योंकि भाई भूख लगी, प्यास लगी, डर लगा, जो भी चीज हम एक्सप्रेस करेंगे और वो तब जब हम कम्युनिकेट करेंगे, है ना। उसके बाद दूसरा इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक है। तो ये मुझे नहीं लगता कि समझाने की जरूरत है, उदाहरण देने की जरूरत है, ये सारी चीजें आप करते रहते हो। इमोशन है ना, एजुकेशन लर्निंग, पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, फिर है ना इंटरटेनमेंट एंड आर्ट के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, है ना, या टीम, ये सारी चीजें किसके लिए है भाई, ये सब जनरल बेनिफिट में आता है। तो सीधे सीधे लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लेंगे तो इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, ठीक ना। चलिए, तो मुझे लगता है कि ये जनरल बेनिफिट भी आपका हो गया कि बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। चलिए, तो बेनिफिट भी खत्म। अब जो लास्ट बचा है वो आपके बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो क्या, तो उसी को बस समझ लेंगे तो आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि कैसा लगा कम्युनिकेशन और मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए ताकि आपको अधिक से अधिक समझ में। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन इवोल्यूशन, है ना,
पर्सपेक्टिव एलिमेंट्स एंड एजर्टिव कम्युनिकेशन। ये 5 अलग अलग चीजें आपके केवीएस मदान की बुक में लिखी हुई है। और मैंने जैसा कि पहले कहा कि देखिए एक ऑथेंटिक बुक के रूप में केवीएस मदान को यूज करते हैं और उसमें लिखी हुई कॉन्सेप्ट को अगर अपने शब्दों में समझ लें तो मुझे लगता है कि 70 से 80% क्वेश्चन जो है आप वहां से डील कर ले जाओगे, बशर्ते कि कुछ जो चीजें डायनेमिक पोर्शन है जैसे इन्वायरमेंट का है, आईसीटी का है और हायर एजुकेशन का है, इनिशिएटिव्स का है, इसको अगर आप कर लेते हो तब। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अभी केवीएस मदान की बुक को अच्छे से आपको समझा दूं ताकि वो एक बुक आपका रेफरेंस हो जाए। उसके बाद में समय मिलता है तो मैं अलग अलग नोट्स और उसके कॉन्सेप्ट्स को क्या करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा, वो पूरा के सेशन में और रिवीजन सेशन में मैं करूँ। लेकिन फिलहाल मेरा कोशिश है कि इस चीज को कॉन्सेप्टिव वे को सीधे सीधे समझा दें, ठीक ना। चलिए तो आ जाइए, अब है फंक्शन की बात। तो भाई फंक्शन का अगर कम्युनिकेशन के फंक्शन की बात करें तो फंक्शन जो है मतलब क्या, वो क्या करता है कम्युनिकेशन, तो वही भाई जो उसकी विशेषता है वही इस्तेमाल करेगा ना, सीधी सी बात। जो उसकी फीचर्स थी इसका इस्तेमाल कर सकता है। अब जैसे एक फोन में कैमरा है तो कैमरा उसकी विशेषता हो गई फीचर में कि इसके पास ये फीचर है ना, इसके पास 10 मेगापिक्सल का एक कैमरा है। अब ये अगर आपको दिया है तो अब इसको आप इस्तेमाल किस चीज के लिए करोगे, वही आपको फंक्शन है कि भाई इसको आप फोटो यूज कर सकते हो, अपनी सेल्फी ले सकते हो, है ना, इसको स्कैन करके अपलोड कर सकते हो। तो यही सारी चीजें ऐसे करके आपको पढ़नी है कि फंक्शन क्या है। फंक्शंस की अगर बात करें तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया है आपके बुक में कि एक मैक्रो फंक्शन होता है और एक इसके साथ एडिशनल फंक्शन। एडिशनल फंक्शन 4 है, ठीक है, जैसे डिनोट करने के लिए डिनोशन, कैनोटेशन, कैनोटेशन, तो ये है कॉन्टेक्स्ट को दिखाने के लिए, ये लिटरल मीनिंग को, लिटरल मीनिंग को जो भी शब्द का लिटरल मीनिंग होगा उसको डिनोट करता है तो उसी को हम डिनोशन कहते हैं। कैनोटेशन जो कॉन्टेक्स्ट को बताता है यानी लिटरल मीनिंग के साथ साथ कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को बताता है उसको कैनोटेशन कहते हैं। और एक जो है सिमिल, है ना, सिमिल एंड मेटाफर, ये मेटाफर, ये 4 शब्द आपको लिखे हुए मिले हैं। ये इसका मतलब समझ जाते हैं सबसे पहले, उसके बाद उसके मैक्रो को देखेंगे। ये फंक्शन क्या है, हम भाई किसी भी कम्युनिकेट जो करते हैं किसी चीज को डिनोट करने के लिए करते हैं। डिनोट मतलब अब जैसे मान लीजिए फूल है, ठीक, ये मान लीजिए एक फ्लावर है, एक फूल है, तो इस फ्लावर को फूल कह रहे हैं तो इस शब्द बनाया और इस शब्द के माध्यम से हमें कुछ बताना हो तो हम क्या करेंगे, डिनोट कर रहे हैं। डिनोट करने से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई ये इसको फूल कहते हैं, फूल का इस्तेमाल कहाँ करना है ना। कैनोटेशन का बात अगर हम करें तो कॉन्टेक्स्ट में, इस फूल के कई अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं भाई, इस फूल का माला बनाना है ना, इस फूल को किसी को देना है ना, इस फूल को बेचना है, क्या करना है, तो उसके साथ साथ हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो ये भी हम कहीं कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। सिमिले और मेटाफर जो है ये दोनों सिमिलैरिटीज बताने के लिए यूज होता है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है छोटी सी। क्या है भाई, सिमिले जो है वो इनडायरेक्ट सिमिलरिटीज बताता है इनडायरेक्ट वे में, और इसमें एज या लाइक जैसा वर्ड मिलेगा आपको सिमिले में, है ना, सिमाइल वर्ड। लेकिन मेटाफर जो है डायरेक्ट सिमिलरिटीज बताता है, सीधा सीधा स्ट्रांगली इसको सिमिलरिटीज को उसके कंपेयर करता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए इनडायरेक्ट में क्या बोलेगा कि माय फ्रेंड इज लाइक सलमान खान। अब यहां देख रहे हैं शब्द क्या लिखा है, लाइक है, तो ये कंपेयर कर रहा है, जो भी है वो अपने फ्रेंड को कैसा कंपेयर कर रहे हैं कि सलमान खान जैसा है, मतलब सलमान खान जैसा हैंडसम है। तो ये कंपेयरिंग जो हुआ इसको हम सिमाइल बोलते हैं, सिमिले बोलते हैं इसको, ठीक। लेकिन अगर इसी को बोलते कि माय फ्रेंड इज सलमान खान ऑफ, भाई कोई कह रहे हैं कि सलमान खान क्यों, कोई और है, भाई मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अक्षय कुमार ले लो भाई, ठीक है, अक्षय कुमार ऑफ माई क्लास, अक्षय कुमार ऑफ आवर क्लास, ठीक है। भाई अपने अपने तरीके से उदाहरण बना लेना। आप कोई कह रहा है कि सर अक्षय कुमार ने क्यों लिख रहे हैं, सलमान खान ने क्यों लिख रहे हैं, आप कुछ और भी लिख सकते थे, तो भाई लिख लेना भाई कैटरीना और करीना, वो अपने हिसाब से। लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूं कि अगर यहाँ इज लाइक नहीं लगा है, सीधा सीधा डायरेक्ट है कि माई फ्रेंड इज लाइक, लाइक रहेगा तो ये सिमिल है, सिमाइल है ना। लेकिन अगर डायरेक्ट है कि माई फ्रेंड इज सलमान खान ऑफ आवर क्लास, तो ये मेटाफर, बस
तो ये सेंटेंस में दिया रहेगा और पूछ देगा कि यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया है। तो मुझे लगता है अब भी भूलेंगे क्या, नहीं ना? चलिए, तो अब भूलना बिल्कुल मना है भाई। चलिए, तो मुझे लगता है कि ये भी चीजें हो गई। अब जो हम लोगों को है मैक्रो फंक्शंस है वो देख लेना है। फंक्शन में ही मैक्रो देखना है कि मैक्रो फंक्शंस में क्या क्या फंक्शन है कम्युनिकेशन। तो भाई मैक्रो फंक्शन में आप देख लीजिए बहुत सारे फंक्शन है, जैसे हमें इमोटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए है ना, फैटिक है, हमें सोशल रिलेशंस बनाने के लिए, जो हमें सोशल अपने जोड़ देना कि हम कैसे, हमारा सोशल में क्या रिलेशन हो, सोसाइटी में क्या रिलेशन हो, इसको हम क्या बोलते हैं, फैटिक बोलते हैं। पोएटिक फंक्शन है जो हम एक्सप्रेस करते हैं थोड़े भावनाओं के साथ, कविताओं के माध्यम से, ये पोएटिक फंक्शन हो गया। रेफरेंशियल फंक्शन होता है, रेफरेंशियल का मतलब कि आप रेफरेंस करते हो, ये चीज आपने कहाँ पढ़ा, कहाँ लिखा, और कम्युनिकेट करते हो तो बताते हो कि मैंने ये चीज इस किताब में या फिर यहाँ से सीखी, इन चीजों से सीखी, तो रेफरेंशियल का इस्तेमाल करते हो। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मेटा लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, भाषा में कुछ चीजें लिखी हुई है तो आप उसमें भी क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो कि इसका मतलब क्या होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे लिखा है कहानीकार, अब कहानीकार अगर ये लिखा हुआ है, आप किताब पढ़ रहे हो तो इसका मतलब यहाँ से समझ सकते हो, कहानी अलग होता है और कहने वाले को कहानीकार कहा गया है। तो कार मतलब करने वाला होता है, तो जो कहानी कर रहा होगा, कह रहा होगा, वही कहानीकार होगा, है ना। तो इस तरीके के आप वहां से समझ सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉन्टेक्सचुअल, कि आप जो भी शब्द है, भाषा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, उसके कॉन्टेक्स्ट को आप समझ सकते हो कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है ना। ह्यूरिस्टिक एक लास्ट में टर्म है, ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक क्या होता है भाई साहब, ये क्यूरियोसिटिक है। ये ह्यूरिस्टिक टर्म आपको दो अलग अलग चीजों में, एक तो है कि मानव के अस्तित्व, क्योंकि क्यूरियोसिटी से इसको जोड़ के देखिए, मानव क्यों है, उसका क्या नेचर होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए उसके लिए, या फिर शब्दों का बाइबल में क्या इस्तेमाल होना चाहिए, उसका क्या मीनिंग है, इस तरीके के जो स्टडी होते हैं या उसको हम ह्यूरिस्टिक भी कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि ये फंक्शंस भी कंप्लीट हो गया, इसमें और कुछ ऐसा है नहीं। सीधी सी बात है भैया, कम्युनिकेशंस के क्या क्या फंक्शन ये समझना है। तो भाई कम्युनिकेशन का तो ओवरऑल फंक्शन ही फंक्शन है, बिना कम्युनिकेशन के कोई काम होता है आपका क्या? हर चीज में आपको देखिए कम्युनिकेट करना पड़ता है, ठीक। तो ये चीज बस समझनी थी। अब इसमें जो शब्द थे उसको समझा दिया कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन कैसे इवॉल्व हुआ इसको बारे में समझना है। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब डेवलपमेंट विद द टाइम, समय के साथ जो प्रगति होती है, प्रोग्रेस होती है, उसी को, या प्रोग्रेस ना कहा कि आप जो चेंजेस होता है वो कह सकते हो कि इवोल्यूशन होता है। और कैसे समय के साथ बदला है कम्युनिकेशन, वही चीज भाई। तो एक हिस्ट्री वाले में आ गए और एक प्री हिस्ट्री वाले में आ गए। प्री हिस्ट्री में कब, जब लिखित सोर्सेस हमारे लिए अवेलेबल नहीं हो तो उसको प्री हिस्ट्री करते हैं, और लिखित सोर्सेस जब अवेलेबल हो तो उसको हिस्ट्री करते हैं। उसमें प्री हिस्ट्री में क्या क्या चीजें, कैसे कम्युनिकेट करते थे आदि मानव। तो आपको पता ही है कि आदि मानव जो कम्युनिकेट करते थे ज्यादातर वो नॉन वर्बल थे, ठीक है, उनके पास शब्द का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो साउंड प्रोनाउंस करते थे, है ना। केव पेंटिंग देखिए भाई, भीमबेटका ये सब की जो पेंटिंग है, केव पेंटिंग में आप देख रहे हैं अलग अलग चीजों के फिगर बनाया, तो ये भी एक कम्युनिकेशन का तरीका था। एक पेट्रोग्लाइफ्स लिखा हुआ है टर्म, उसका मतलब क्या होता है, पेट्रो मतलब पेट्रोलियम देखिए निकलता है ना रॉक से, चट्टान से, तो पेट्रो आप याद रखिएगा कि रॉक्स वाले हैं, और उसी पे जो पेंटिंग की जाती है उसी को ग्लाइफ्स कहते हैं, पेट्रोग्लाइफ्स, है ना। जो ग्राफिक्स होती है उसी को, रॉक पेंटिंग को ही पेट्रोग्लाइफ्स से कहा गया। अब हिस्ट्री में देखें तो अलग अलग क्या है भाई साहब, एक एंशिएंट हिस्ट्री है, एक मेडाइवल वाला पीरियड है, और एक फिर मॉडर्न वाला पीरियड। तो यहाँ भी आप जैसे देखेंगे कि साथ में टर्म्स कुछ लिखे हुए हैं, क्योंकि भाई हर समय के साथ कम्युनिकेशन के स्टाइल बदलते गए हैं, वही चेंजेस को तो हम इवोल्यूशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। पहले उस समय प्री हिस्ट्री में ऐसे कम्युनिकेट हुआ, बाद में एंशिएंट हिस्ट्री में चेंजेस हुआ, भाई कुछ राइटिंग शुरू हुई, क्या हुआ, कुछ राइटिंग शुरू हुई, है ना, शुरुआती इस समय अलग अलग स्क्रिप्ट बने। तो देखिए यहाँ पे एक जो टर्म लिखा होगा क्यूनियोफॉर्म, क्यूनिफॉर्म लिखा हो, क्यूनी, है ना, फॉर्म, ये आपके भाई साहब मेसोपोटामिया का जो स्टाइल है, मेसोपोटामिया जो आज का इराक और ईरान वाला जो क्षेत्र है मेसोपोटामिया, वहां पे जो मिस्र की सभ्यता में जो लिखावट शुरू हुई उसी को क्या बोला जाता है, क्यूनिफॉर्म बोला जाता है, क्यूनिफॉर्म बोला जाता है, ठीक ना। और इसी में एक हेरोग्राफी, हेरो, एक आपको ऐसा ही हेरोग्राफिक्स ऐसे करके लिखा हुआ होगा, हेरोग्लाइफिक्स,
ये क्या है, ये आपके इजिप्ट में, समझा ना आपने, तो वहां जो रोमन वाले या उस जो लिखा होगा इजिप्ट वाले में, वहां पे जो राइटिंग डेवलप हुई उसी को कहते हैं, ठीक है ना। और बात अगर हम बात करें नेक्स्ट, और स्मोक सिग्नलिंग उस समय होता था भाई, धुआं छोड़ दिया जाता था कोई सिग्नल देने के लिए, जहां जला दिया गया वहां से जंगलों में उस समय धुआं निकली तो लोग समझते थे वहां कुछ हो रहा है, कोई बुला रहा है। ठीक, आज भी होता है, आर्मी इस समय देखिए पहाड़ों पे जंगलों में अगर कोई रहता है तो वहां पे भी स्मोक सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर कैरियर पिजन, ये सारी चीजें तो ठीक ना। आज जैसे हम लोग ट्विटर है, चिड़िया का बस वो चित्र है, लेकिन पहले वास्तविक रूप में चिड़िया जाती थी, भले यकीन ना हो, लेकिन चिड़ियों का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता, ठीक ना। जो कबूतर जा 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 जो गाना सुने हो ना भाई साहब, वो ऐसे नहीं है, वो कबूतर जा जा सही में जाता था। चलिए, तो ये हाँ एंशिएंट वाले समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें मॉडर्न मेडाइवल की, तो मोडाइवल इसमें तो राइटिंग डेवलप हुई। मेडाइवल का कंट्रीब्यूशन ये है कि भाई सब प्रिंटिंग का इसमें क्या हुआ कि डेवलपमेंट हुआ, प्रिंटिंग प्रेस। और आप याद होगा गुटेनबर्ग के बारे में ना, गुटेनबर्ग 15th सेंचुरी, गुटेनबर्ग, तो गुटेनबर्ग का बड़ा कंट्रीब्यूशन है भाई कि इसके बाद एक रेवोल्यूशन आ गई, और इस रेवोल्यूशन ने मास कम्युनिकेशन को जन्म दिया, क्योंकि अब प्रिंटिंग होने लगी तो एक ही बार में काफी न्यूज़पेपर, नोटिस, जर्नल्स, है ना, ऐसे बड़े तादाद में बनने लगे, बुक्स, लेटर्स। तो इस तरीके से ये मास कम्युनिकेशन का काम आने लगा। ठीक, हालांकि पहले भी रॉक, आप अशोक की अगर बात पढ़ते हैं कि उसका जो केव पेंटिंग था, रॉक एडिक्ट्स था, वो भी एक मास कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता था। एक पिलर डाल दो भाई, वहां से जो भी आने वाला है भीड़ में अनाउंसमेंट करने के लिए, वो रॉक, सॉरी, पिलर के जो लिखे होते थे, है ना, पिलर के एडिक्ट्स होते थे। तो ये जो अशोक द्वारा कर रहा हूँ वो भी एक मास कम्युनिकेशन का उदाहरण था, लेकिन यहाँ से व्यापक स्तर पे हो गया। कहाँ से? मिडाइवल से। चलिए, अब मॉडर्न की बात करें तो भाई मॉडर्न में तो कहना ही नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी जो तकनीक में बदलाव हुए, टेलीग्राफ आया, टेलीफोन आया, और अब आज के जमाने में जो इंटरनेट आया ना, उसने तो भाई क्रांति कर दी है सूचना की और कम्युनिकेशन में, काफी बदलाव कर दिया है। इंटरनेट आने के बाद व्हाट्सएप, चैट, स्काइप, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें बस आपको समझना है कि कैसे कैसे समय के साथ कम्युनिकेशंस में बदलाव होते चले गए। ठीक, तो एवोल्यूशन वाला भी कंप्लीट हो गया। अब आपके जो यहाँ पे फंसता क्या है क्वेश्चंस के लिए टर्म्स, तो मैंने बता ही दिया कि क्यूनिग्राफ लिखा हो तो क्या इसका मतलब होता है, पेट्रोग्लाइफिक्स लिखा हो तो क्या हो, हेरोग्लाइफिक्स लिखा हो तो इसका क्या मतलब होता है। तो ये बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो फैक्ट को रखना आसान हो जाता है, आपको फैक्ट को याद रखना आसान हो जाता है। और मेरा काम है कि आप उस किताबी भाषा को अपने भाषा में आपको उदाहरण के लिए, और मेरा जो उदाहरण थोड़ा सा उधर उधर देने का मोटो है, इसलिए कि आप अपने आसपास चीजों से कंपेयर करके पढ़ेंगे, सिमिलरिटीज और डिफरेंस जोड़ के पढ़ेंगे, तो याद खुद ब खुद हो जाएगा, उसे अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो हमारा फंक्शंस भी हो गया, एवोल्यूशन भी हो गया। अब पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। भाई पर्सपेक्टिव का मतलब क्या? पर्सपेक्टिव का मतलब होता है अपना अपना परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य का मतलब दृष्टिकोण कह सकते हैं, देखने का नजरिया कह सकते हैं, तरीका कह सकते हैं। इस कम्युनिकेशन को लोग कैसा कैसा मानता है, किसी को कोई अच्छा, किसी को कोई कुछ, किसी को साइकोलॉजिकल, किसी को सोशल, किसी को क्रिएटिव, किसी को टेक्निकल, बहुत सारी चीजें दिखती है। अब वो क्या क्या है उसके बारे में बस चर्चा कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे एक होता है मैकेनिस्टिक, मैकेनिस्टिक मैकेनिस्टिक अप्रोच में वो बोलता है कि भाई मैकेनिकल है जो सीधी सीधी जो एक ग्रामर का रूल है, रेगुलेशंस है ना, उसके तरीके से भाई जो एक कहना चाहिए प्रोसीजर कि ऐसे लिखा जाना चाहिए, ऐसे बोला जाना चाहिए, उस तरीके से आप इसको बोल दीजिए। ठीक, एक लेकिन इसके बाद है जो कहता है कि नहीं भाई, भाषा पे, शब्दों पे मत जाइए, भावनाओं पे जाइए, है ना, जो आप अक्सर यूज करते हो कि भाई शब्दों पे मत जाओ, शब्दों में हो सकता है उधर, लेकिन भावनाओं पे जाओ। और वो कौन होते हैं? साइकोलॉजिकल वाले, जो इमोशंस जिनके साथ जुड़ जाता है। वो कहते हैं कि भाई इमोशनल एक प्रोसेस है, इसमें इमोशंस का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कैसे बोलना है ना, बोलने वाले से सामने वाले को कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीजें देखनी है। और एक क्लियर कट बोल देते हैं, है ना, मान लीजिए उनको ना बोलना था तो ये बोल दिए सीधा सीधा ना, भाई इसका जवाब नो होना चाहिए था, लेकिन ये साइकोलॉजिकल वाले कहें कि नहीं, उनको सीधा सीधा ना नहीं कहना चाहिए था, उनको क्या करना चाहिए था, उनको कह देना चाहिए था कि टुडे आई एम नॉट फ्री, है ना, आई एम ऑलरेडी, अब आगे समझ लो आप, तो आई एम ऑलरेडी, है ना, एंगेज,
जो भी चीज आप कह सकते हो, लेकिन सीधा सीधा ना नहीं बोलना चाहिए था। साइकोलॉजिकल वाले, इमोशनल वाले इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक तरीका हो सकता है, ठीक ना। एक फिर सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट वाले, सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट, ये क्या कहते हैं भाई कि देखिए समाज का जो पूरा ताना बुना है कम्युनिकेशन पे ही चलता है, किससे कैसे इंटरेक्ट करना है, और ये सारा चीज कहीं ना कहीं कम्युनिकेशंस सोसाइटी में एक दूसरे से इंटरैक्शंस करने के लिए, अंतरक्रिया करने के लिए, है ना, कैसे किसी से बोलना है, किसी को बड़े को कैसे बोलना है, छोटे को कैसे बोलना है, बाहरी को कैसे बोलना है, फॉर्मल में कैसे बोलना है, इनफॉर्मल, सारी चीज ताना बुना सोशल कंस्ट्रक्शंस वाले ये कम्युनिकेशंस को कहते हैं कि ये कम्युनिकेशन उसका बहुत बड़ा जरिया है कि कम्युनिकेशन के थ्रू क्या होना चाहिए, कैसे लैंग्वेज होना चाहिए, इसके माध्यम से पूरे समाज का स्ट्रक्चर मेंटेन किया जाता है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें कि और क्या है, इसी में देखिए एक जो है क्रिटिकल अप्रोच वाला है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, ये थोड़ा सा इसको एनालाइज करके ये देखता है और बोलता है कि कम्युनिकेशंस का अगर हम बात करें तो ये एक डायनेमिक्स, सोसाइटी के डायनेमिक्स को बड़ा ध्यान में रखता है, और ये फोर्स, पोटेंशियल फोर्स, कौन डायनेमिक होगा, कौन रूल करेगा, ये सारी चीज कहीं ना कहीं कम्युनिकेशंस में होती है। किसको बड़ा बोलना है, किसी को आप बोलना है, किसको तुम बोलना है, ये सारी चीज जो बनाई गई है ना, कहीं कहीं की पावर बैलेंस और पावर मेंटेनेंस की बात की गई है किसी कैटेगरी को, किसी खास चीजों को, तो इस तरीके से ये क्रिटिकल एनालाइजेशन करने की कोशिश करता है ये पर्सपेक्टिव, ठीक ना। तो बस एक और है सिस्टमैटिक, जो ये कहता है कि भाई वो एक सिस्टमैटिक जो एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं कम्युनिकेशन में, और ये सिस्टमैटिक होगा तो कंप्लीट जो कम्युनिकेशन है, आइडियाज या मैसेज है जो जाना चाहिए वो होगा। और ये कैसे होता है, ये एक दूसरे से इंटरेक्शंस में होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बात कर रहा हो, और अक्सर हम लोग देखिए ये क्या है ना, व्हाट्सएप पे आजकल जो चैटिंग होती है, अब जैसे गुड नाइट, गुड नाइट को कैसे बोला जाएगा, देखिए गुड नाइट वाले मैकेनिस्टिक वाले कहेंगे कि गुड का ये स्पेलिंग है, सही में ये नाइट है, ठीक है। साइकोलॉजिकल वाले क्या कर देंगे कि कहेंगे जरूरी थोड़ी है शब्दों पे क्या जाना भाई, है ना, सोता हुआ इमोजी भेज दो कि भाई आराम से सो जाए, ये सोता हुआ। बाकी सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट तो ये कहेंगे कि भाई किसके साथ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, गुड नाइट आपको अलग अलग लोगों को बोलना है, अगर सीनियर को बोलोगे तो कैसे बोलोगे, दोस्त को बोलोगे तो कैसे बोलोगे, है ना, फैमिली को बोलोगे तो कैसे बोलोगे। एक सिस्टमैटिक ये कहेगा कि भाई ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, और हम यहाँ पे एक जो होता है ना जनरेट करते हैं, अपना खुद का सिंबल जनरेट करते हैं, और थ्रो आउट जो है हम उसमें क्या करते हैं कि वो चीज डेवलप कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने गुड नाइट की जगह, है ना, गुड ऐसे लिख दिया, हम NYT कर लिया, ये क्या हो गया, गुड नाइट के स्पेलिंग तो अलग है, लेकिन इसका भी मतलब इन दोनों के बीच में यही है। अब इनको भेजना होगा गुड नाइट तो ऐसे ही भेजेंगे, इनको भेजना होगा तो ऐसे ही भेजेंगे, इनको ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या है, खुद का एक डेवलपमेंट हो गया इनका, ठीक ना। और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव वाले ये क्या कहेंगे कि भाई कौन पहले गुड नाइट बोलेगा या गुड नाइट बोला जाएगा, तो कौन जैसे किसको बोल रहा है ना, कैसे संबोधित कर रहा है, गुड नाइट जी कोई लगा रहा है तो बड़े को जी लगा रहा है, छोटे को नहीं लगा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है क्रिटिकल एनालाइजेशन वाले करते हैं कि ये कहीं ना कहीं पावर मेंटेनेंस की बात हो रही है, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने की बात हो रही है, ठीक। चलो, तो इवोल्यूशन भी हो गया, पर्सपेक्टिव भी हो गया, अब देखते हैं एलिमेंट्स को। चलिए देखिए थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन अगर इस बेसिक चीजों को आप समझ जाएंगे तो इसके जो मॉडल्स हैं आगे, टाइप्स हैं आगे, वो चीज आसानी से समझ जाएंगे। क्योंकि बच्चे इसको अगर नहीं समझते तो बाद में पूरी किताब पढ़ते रहते हैं और कॉम्प्लिकेट, ठीक है, सीधी सी बात। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, तत्व जो रिक्वायर होता है। देखिए हमने पहले ही बताया कि दो तरफ के बीच में एक्सचेंज होता है, तो आपको एक सेंडर होना चाहिए, ठीक, और एक कोई रिसीवर होना चाहिए जो आप भेज रहे हो उसको रिसीव करे। तो सेंडर और रिसीवर तो पहला हो गया वन, और दूसरा हो गया रिसीवर। तीसरा क्या, कुछ तो भेजेगा, तो जो भेजेगा उसी को हम मैसेज कहते हैं। क्या कहते हैं, मैसेज कहते हैं भाई साहब। तो तीसरा हो गया, लेकिन उस मैसेज को किस माध्यम से भेजेगा उसी को क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं, चैनल बोलते हैं। और चैनल के माध्यम से भेज दिया गया, लेकिन कंफर्मेशन तो होना चाहिए, बिना कंफर्मेशन पर कम्युनिकेशन कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो ये जो इनको तक पहुंच गया और उन्होंने कहा कि हाँ मुझे मिल गया, तो वो जो फीडबैक देंगे उसी को पांचवा कहते हैं फीडबैक। तो ये 5 कंपोनेंट या एलिमेंट आपके कम्युनिकेशंस के होते हैं, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, चैनल, फीडबैक। और आगे जब आप पढ़ोगे ना मॉडल,
अलग अलग मॉडल कि ट्रांसमिशन मॉडल, इंटरेक्टिव मॉडल, ट्रांसैक्शनल मॉडल, ये सारे मॉडल में यही बस ऑर्डर देखना है कि किसमें कौन कौन से ऑर्डर हैं, किसमें 3 लोग को लिया है, किसी ने 4 को लिया है और क्या ऑर्डर रखा गया है। ये अलग अलग मॉडल हम लोग जब पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएंगे। तो बस पूरी बातों को हम समझ जाएंगे बस इस फिगर से एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। अब लास्ट असर्टिव कम्युनिकेशंस। भाई कम्युनिकेशन किया जाए लेकिन स्वीकारात्मक कम्युनिकेशन हो, इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना। ठीक, अगर इसने एलिमेंट्स हो गया, अब असर्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं। असर्टिव कम्युनिकेशन भाई क्या है? स्वीकारात्मक या पॉजिटिव, सकारात्मक कहिए या पॉजिटिव। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि भाई साहब कम्युनिकेशन हुआ लेकिन एक्सेप्टेड ही हो जाए प्रपोजल, इसके लिए कुछ बातों का हमने नहीं, भाई किताब में लिखा हुआ है कि इन 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब ये मान लीजिए पूछा जा रहा है, वुड यू लाइक टू हैव टी विथ मी, हैव टी विथ मी। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया, इन्होंने पूछा इनसे, तो अब ये एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा, कैसे होगा? अब ये देखते हैं कि पॉजिटिव मतलब होता है स्वीकारात्मक, मतलब जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, जो चाह रहे हो वो हो ही जाए। ऐसा राय तो यही होती है कि हम जो चाह रहे हो वो हो ही जाए, है ना, जो दिल तक पहुंचाना चाह रहे हैं मैसेज वो पहुंच ही जाए, लेकिन वो पहुंच जाए इसके लिए किताब में लिखी हुई बात है कि 3 चीजों को आपको ध्यान रखना। क्या? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुल, आप खुद का भी रेस्पेक्ट रखो और सामने वाले का भी रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन होना चाहिए। इस बात का लोग ध्यान नहीं रखते। तो अगर आप ध्यान रखते हैं कि रेस्पेक्टफुल, सामने वाले का भी रेस्पेक्ट का ध्यान रखते हुए, और अपना रेस्पेक्ट तो बनाए रखिए ही, लेकिन लोग अक्सर अपना रेस्पेक्ट बनाने के चक्कर में दूसरे का रेस्पेक्ट छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, तो ऐसे में ही रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए आप रेस्पेक्टफुल मैनर में बात करें खुद के साथ साथ सामने वाले का, तो मतलब समझिए कि चांसेस ठीक है। अगले अगर हम बात करें, क्लियर एंड कॉन्साइज कहिए, घुमा फिरा के मत कहिए, क्लियर एंड कॉन्साइज कहिए बातें, ताकि समझ में आए, उसी के अनुसार रिस्पॉन्स। ये नहीं कि पता चला कि कंफ्यूज हो जाए और कंफ्यूजन में कहे क्या बोल रहे पता नहीं, तो ये चीज नहीं होना चाहिए, क्लियर एंड कॉन्साइज होना चाहिए। और तीसरी चीज जो है बैलेंस्ड नीड होनी चाहिए। बैलेंस नीड का मतलब क्या है? देखिए भाई साहब, अच्छा लिखा लगता है किताब में, मुझे लगता है कि इस पे अगर काम किया जाए तो कम्युनिकेशन असर्टिव हो जाएगा। भाई बैलेंस नीड में दोनों की नीड को बैलेंस करना चाहिए, है ना। मान लीजिए इन्हें चाय, आपको चाय की जरूरत है, इनको चाय की जरूरत नहीं, तो बात बनेगी नहीं बनेगी ना। तो भाई देखना है कि अपने सेल्फ नीड के साथ साथ सामने वाले का जो नीड है वो दोनों में बैलेंस बन रहा है कि नहीं, तब बात बन सकती है। यानी अगर टी के जगह पिज्जा हो सकता है ना, लंच में बैलेंस बनेगा, तो हो सकता था कि वहां टी के जगह लंच का इस्तेमाल किया जाता, लंच होता, तो बात बन जाती। तो ये चीज मुझे लगता है कि आपको कम्युनिकेशन में ध्यान रखना है, और ये 3 चीज अगर आप करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि अच्छा लिखा हुआ है, इसका इस्तेमाल करिएगा और बताइएगा कि क्या ये काम करता है कि नहीं करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए BHA वाले के साथ। प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।